नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, महाबोधि से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हमारा चैनल आपको दिखा रहा है। आज इसी के विषय में, इसी के संदर्भ में हम इस आंदोलन से जुड़े हुए बैकबोन, इस को बल देने वाले डॉक्टर विलास खरात जी से मिलने आए हैं। और सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। सर, आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको और एमजी ब्लॉग को भी धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ये आंदोलन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और इतने लोग, बौद्ध भिक्षु जो है वो आंदोलन इस पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी है? इस आंदोलन को कैसा मोड़ देंगे और आप क्या घोषणा करना चाहेंगे हमारे चैनल पर, वो ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए आप। उसके पहले अभी वहाँ का क्या परिस्थिति है और जो बातें सोशल मीडिया से लोगों को पता चल रही है जी। एक तो वहाँ शासन प्रशासन अभी भी अनकोऑपरेशन के तौर पर है, पूर्ण रूप से असहयोग किया जाए, पानी की असुविधा की जाए ताकि ये तंग होकर निकल जाए। दूसरा, कुछ पत्रकार जो बहुजन पत्रकार है उनको अरेस्ट किया गया है। ये जो खबर आ रही है उसके पीछे क्या कॉज है, कितनी सच्चाई है? जब 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ तो फर्स्ट डे पत्रकार लोग आए थे, मगर 13 तारीख से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग कोई नहीं आए। तो एक पत्रकार को हमने फ़ोन किया कि भाई कल आए थे, खबर भी नहीं आई और आज भी नहीं आए, क्या वजह है? तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि बीटीएमसी ने हमको पैसा दिया है, अभी न दिखाने के लिए पैसा दिया। अच्छा, आप तो कुछ पैसा देने वाले हो नहीं, तो हम नहीं आने वाले। अरे तो इसका अर्थ ये है कि बहुजन सोशल मीडिया चलाने वाले, यूट्यूब चैनल चलाने वाले जो बहुजन पत्रकार हैं जी, उनको डर दिखाने के दृष्टिकोण से, भय पैदा करने के दृष्टिकोण से ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये आंदोलन देश में फैले नहीं। जी। ये एक बड़ी साजिश है। अभी तक किसी नेशनल मीडिया ने इसको कवर नहीं बनाया है, जबकि पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई गई है, बिहार की असेंबली में आवाज़ उठाई गई है, महाराष्ट्र की असेंबली में आवाज़ उठाई गई है। नॉन इशू को इशू बनाने वाला मीडिया, जिसको हम टॉयलेट मीडिया कहते हैं, वो मेन इशू को दबा रहा है। अब फ्यूचर हमारी जो योजना है, कार्य योजना है, वो ये है कि आने वाली 5 अप्रैल को कल्याण में कोकण स्तरीय लाखों लोगों की एक जनसभा आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे मान्यवर लोग आने वाले। मेरी अध्यक्षता में वो सभा होने वाली है। माननीय चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, सांसद, भिक्खु विनयाचार्य जी आने वाले हैं, यहाँ नागपुर में ज्ञान ज्योति बंती जी आने वाले हैं, मैं एडवोकेट महमूद प्राचा जी आने वाले हैं, और दिल्ली के बड़े नेता जिन्होंने अभी जंतर मंतर पर आंदोलन किया, गौतम जी आने वाले हैं, और चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर जी आने वाले हैं। तो 6 अप्रैल को हम फैसला करने वाले हैं। अगर सरकार इसी तरीके से, बिहार स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार इसी तरीके से इस आंदोलन की उपेक्षा करेगी, इस आंदोलन को डराने का, धमकाने का और इस आंदोलन को ख़त्म करने की जो षड्यंत्रकारी नीति चलाई जा रही है, उसका जवाब, करारा जवाब नागपुर से देंगे, क्योंकि नागपुर नागों की भूमि है और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ केवल आरएसएस की ही आवाज़ गूंजेगी ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ नाग लोगों की भूमि होने के कारण नागों की भी आवाज़ गूंजेगी। इसीलिए 6 अप्रैल जो है हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जयंती भी है और लाखों की संख्या में पहली बार सम्राट अशोक की जयंती हम मनाने वाले हैं। अभी हम यहाँ क्या बोले, मैदान में रणयुद्ध होगा और मैदान में उसकी घोषणा की जाएगी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाती है, क्या उतनी ही या उससे भी ज़्यादा अच्छे से सम्राट अशोक की जयंती होगी इस बार नागपुर में? आपको थोड़ा एक करेक्शन में करना चाहता हूँ कि जो 19 फरवरी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती नहीं है। अच्छा, वो आरएसएस का जो सेकंड सरसंघ चालक है माधव गोळवलकर, वो उसकी जयंती है। अच्छा,
छत्रपति शिवाजी महाराज की ओरिजिनल जयंती तारीख है 8 अप्रैल हाँ 1627 ओके और डुप्लीकेट तारीख है 19 फरवरी 1630। देखो तारीख का भी अंतर देखो और ईयर का भी अंतर देखो। यानी 19 फरवरी को आप स्वीकार करते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को 3 साल लेट पैदा दिखाना पड़ेगा 1630। और 8 अप्रैल को स्वीकारते हो तो जन्म वर्ष आएगा 1627। महात्मा ज्योतिबा फुले 8 अप्रैल 1630 को ही ध्यान में रखकर जयंती मनाते थे। शाहू महाराज भी वही मनाते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी वही मनाते थे। और इसका सबूत है कि उस समय के कुर्मी मराठा लोगों ने बदलापुर में बाबा साहब अम्बेडकर को 1927 में निमंत्रित किया था, जब शिवाजी महाराज को पैदा हुए 300 वर्ष पूरे हुए थे। तो फुले शाहू अम्बेडकर 1627 को मानते हैं और आरएसएस बीजेपी के लोग 8 फरवरी सन 2000 से यानी आज से केवल मात्र 24 वर्ष पहले तारीख चेंज हुई है। अच्छा, सम्राट अशोक की भी जयंती तो इस वजह से 8 अप्रैल ही शिवाजी महाराज की जयंती है। देखो अच्छा। कितनी अच्छी बात है। 8 अप्रैल 14 अप्रैल शिवाजी महाराज की है, 6 अप्रैल सम्राट अशोक, सम्राट अशोक की है, 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले की है और 14 अप्रैल बाबा साहब। महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। कितना गौरवशाली होगा। ये सारा बहुजन समाज इकट्ठा आने का कार्यक्रम है। बराबर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सम्राट अशोक की जयंती की तारीख भी थोड़ा आगे पीछे होती है हमेशा, तो हाँ वो होती रहती है। जैसे 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया, बौद्ध धर्म अपनाया, बराबर तो तारीख को देखकर नहीं किया। नहीं। हाँ हाँ तो वो जो बुद्धिस्ट कैलेंडर है वो चंद्रमा और पूर्णिमा हाँ इस पर चलता है हाँ और 365 दिन होते हैं। हाँ ये जो कैलेंडर है ये ब्रिटिश कैलेंडर है। जी जी। तो वो तारीख जो आती है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, तारीख फिक्स नहीं है, वो पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। अशोक विजयादशमी पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। चैत्र, वैशाख, ये बुद्धिस्ट मंथ है। तो अशोक विजयादशमी को ब्राह्मणों ने क्या किया, दशहरा बनाया। तो बाबा साहब ने जो दशहरा है, दशहरा नहीं है, वो अशोक विजयादशमी। अशोक विजयादशमी जी। और सम्राट अशोक का जो जयंती है उसी को ब्राह्मणों ने रामनवमी बनाया। और रामनवमी नहीं है, वो सम्राट अशोक का जयंती दिन है। अच्छा, वो आएगा सारी बातें धीरे धीरे। अभी इस जयंती से ही वो बातें सामने आएगी। जी जी जी, आप ही उसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। अच्छा, और पूछना चाहूँगा, हम वापस आते हैं महाबोधि पर। तो बीटीएमसी जो चालाकी कर रही है, इसके बारे में आपने वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे अपलोड करी थी कि वो कैमरा लेके नहीं जाने दे रहे अंदर में, बुद्ध विहार के अंदर। ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो गया, जन आंदोलन हो गया। उसकी वजह है सोशल बहुजनवादी मीडिया के लोगों ने, या इंडिविजुअल जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, या आप जैसे बहुजनवादी सिद्धांत को मानने वाले बहुजनवादी मीडिया के क्रांतिकारी साथियों ने वहाँ की जो वीडियोज है, घंटा बजा रहा है संजय मिश्रा, आज बुद्ध को पांडव बताया जा रहा है, वहाँ की बुद्ध की प्रतिमा को तोड़कर शिवलिंग बनाया जा रहा है, ये जो बातें डिस्क्लोज किया, तो उस वजह से आंदोलन उग्र हो गया। और वहाँ मैं भी स्वयं गया हूँ पिछले 10 दिन पहले, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था और वो धाकड़ चैनल वाला साथी मेरे साथ था। तो उसने मुझे नोटिस में लाया कि सर ये अभी 2 दिन पहले चेंज हुआ है। जैसे हमने वीडियो रिलीज किया है तो उन्होंने बोर्ड लगाया है पर्टिकुलर उसी बिल्डिंग के सामने, जहाँ शिवलिंग को स्थापित किया है, जहाँ बुद्ध की 5 प्रतिमा है, तो उधर लिखा हुआ है या शूटिंग करना, फोटो निकालना मना है। तो वहाँ चोटीधारी पंडा हमको मना कर रहा था। तो हमने उसको सवाल किया, तुम कौन रोकने वाले हो? उसने हमें कहा आप कौन हो यहाँ हमें सवाल पूछने वाले हो? तो हमने कहा आप पहले बताओ आप कौन हो? तो बोले मैं बीटीएमसी का कर्मचारी हूँ। तो मैंने कहा रोटी हमारी खाते हो और यहाँ ब्राह्मणों का काम करते हो, तुम पंडे हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूंगा। तुम कैसे इस पर दावा कर रहे हो? हम अशोक महाराज के वंशज हैं और तुम्हें बीटीएमसी के लोगों ने इसको ब्राह्मणीकरण करने के लिए रखा है।
तो वहाँ तुरंत उन लोगों ने, मिश्रा, दुबे, उन लोगों ने सेक्रेटरी को फ़ोन किया था और सेक्रेटरी के लोगों ने हमारे आंदोलनकारी प्रमुख साथियों को फ़ोन किया था और वो लोग मुझे जानते थे, ब्राह्मण कर्मचारी। तो हमारे विरोध होने के कारण और हमने उनको नाम लेकर एक्सपोज करने के कारण और इसका ब्राह्मणीकरण बीटीएमसी खुद कर रहा है, ये बातें एक्सपोज होने के कारण कल उन्होंने एक लेटर इशू किया है वहाँ काउंटर, जहाँ वो सिक्योरिटी काउंटर के पास कैमरा जब्त करने का या उनको अलाउ करने का जिनको अथॉरिटी दिया है, और नीचे प्रतिलिपि में वो जो उप समिति ब्राह्मणों ने बनाई है, उप समिति का मतलब है एक बीटीएमसी कमेटी है मगर इंटरनल ब्राह्मणों की दूसरी कमेटी है। अच्छा, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो वो जो बीटी एक्ट है वो महंत ब्राह्मण को मालिक बताता है महाबोधि महाविहार का। ये जो लड़ाई है, ये एक्ट को रद्द करना क्यों जरूरी है? मगर हमें डाउट है, हमें आशंका है कि बहुजनवादी लोग वहां जा रहे हैं, कैमरा पे करके कैमरा अंदर लेके जा रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं और वो बातें बाहर आकर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इससे उनकी सच्चाई नेकेड हो रही, वो नंगे हो रहे हैं बीटीएमसी के लोग और देश दुनिया में उनको गालियां मिल रही है। तो शायद ये आंदोलन की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए ये मामला दबाने के दृष्टिकोण से या वहाँ अंदर कोई तोड़फोड़ या विध्वंस करने का बीटीएमसी का इरादा हो सकता है। ये मैं गंभीर आरोप कर रहा हूँ और बड़े जिम्मेदारी के साथ आरोप कर रहा हूँ। बीटीएमसी के लोग संविधान के दायरे में नहीं है और वो कानून संविधान के दायरे में नहीं है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में सर एक वीडियो आई थी कि एक ब्राह्मण पंडित मतलब वीडियो बना के बोलता है कि हम पुष्पमित्र शुंग की औलादे हैं, ऐसा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना। इसके ऊपर हमारे जो भंते जी है दिनाचार्य, उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया, पर आपके मुंह से हम जवाब सुनना चाहेंगे। मैंने उसको जवाब दिया है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी आनंद स्वरूप ये आरएसएस का वर्कर है। अच्छा। और आरएसएस के लोगों ने आनंद स्वरूप को महाबोधि महाविहार को विरोध करने के लिए काम में लगाया। उसने जो चुनौती भरा स्टेटमेंट दिया, हम पुष्यमित्र शुंग की औलाद है और वहाँ जो आंदोलनकारी भिक्खु है उनको तमाचा मारो या उनकी हत्या भी करो, गर्भित भाषा में उसने ये धमकी दिया था। तो ब्राह्मण लोग बहुजन लोगों को हिंदू के नाम पर बरगलाते हैं, मगर जैसे ही महाबोधि महाविहार मुक्ति, ब्राह्मणों से मुक्ति चाहिए, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये जो नारा लगाना शुरू हुआ, ब्राह्मण असली रंग रूप में आ गए। बुद्धिज्म ही है ब्राह्मण का, हिंदू का चोला फाड़कर उनको असली रूप में नंगा करके आगे लाएंगे। तो ब्राह्मण ने एक अच्छा काम किया कि वो हिंदू के नाम पर आगे नहीं आया, वो ब्राह्मण के नाम पर आ गया। और पुष्यमित्र शुंग कोई हिंदू नहीं था, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। और हिंदू शब्द अर्वाचीन शब्द है, 1000 वर्ष के बाद ये आया, ईस्वी सन 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद आया। हिंदू का अर्थ काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी होता है, सत्यार्थ प्रकाश, पेज नंबर 81 पर। मगर स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने आप को पुष्यमित्र शुंग की औलाद कहा, तो मैंने उसको जवाब दिया था और आपके चैनल से भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो मैं भी सम्राट अशोक का वंशज हूँ। हमारे बाप को बाप कहने में हमें गर्व ही महसूस होगा, अपमान नहीं होगा, जैसे उसको गर्व महसूस हो रहा है। मगर पुष्यमित्र शुंग कौन था? टेररिस्ट था, आतंकवादी था। और उस आतंकवादी ब्राह्मण ने इन्फिल्ट्रेट किया, घुसखोरी किया मौर्य साम्राज्य में और मंत्रिमंडल में झगड़े लगाए और मौका पाकर बृहद्रथ मौर्य की टुकड़े टुकड़े करके हत्या किया ईस्वी सन पूर्व 185 में। और उसके ही कार्यकाल में मनुस्मृति का लिखान किया गया और उसके ही द्वारा ये ऐलान किया गया कि जो कोई मुझे बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के सर कलम करके ला कर देंगे उसको 100 सोने की मुद्राएं बख्शिश दी जाएगी। वही लाइन पर ये बोल रहा है, वही बातें ये कह रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग अहिंसावादी है, हम बुद्ध और अशोक को मानने वाले लोग हैं। मगर हमारे पुरखों ने केवल हमें ये नहीं कहा है कि हमेशा के लिए अहिंसावादी रहो, तो दुष्टों का बंदोबस्त जैसे को वैसा करना चाहिए। 200 वर्ष पहले हमारे पुरखों ने भीमा कोरेगांव में मोहन भागवत फडणवीस के बाप दादाओं को बोटी बोटी करके मारा था। हमारी इच्छा नहीं है भीमा कोरेगांव फिर से दोहराया जाए, हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। मगर मोहन भागवत की इच्छा होगी फिर से भीमा कोरेगांव किया जाए, तो उसकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। अच्छा सर, नागपुर में अभी कुछ वातावरण खराब चल रहा है, इसके वजह से क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम झगड़े की वजह से 20 तारीख को होने वाला जो आंदोलन था वो स्थगित हो गया। अब 6 अप्रैल को इतना भव्य आंदोलन होने वाला है नागपुर में, जैसे कि आपने बताया, और कल्याण में भी। तो ये क्या इनकी स्ट्रैटेजी है कि बहुजनों को अपना उनका दिमाग कहीं और लगा दे और ये आंदोलन से महाबोधि से हटाकर आपको? हाँ, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक भंते था जो कुछ दिन पहले नागपुर में आकर गडकरी की तारीफ कर रहे थे, फडणवीस की तारीफ कर रहे थे और मोदी को जाकर मैं मिलूंगा, और इस आंदोलन का वो विरोध कर रहे थे। वो अचानक नहीं हो रहा है। कौन बनते? बनते हर्षवर्धन। ओके। अचानक नहीं हो रहा है। उसको महाबोधि महाविहार के नीचे लाकर उसका स्वागत किया उस बनते के द्वारा। ये अचानक नहीं हो रहा है। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की समाधि है और फसाद नागपुर में कर रहे हो, क्या कनेक्शन है? नागपुर कनेक्शन है क्या? तो ये स्वाभाविक है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए महाबोधि महाआंदोलन सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल आंदोलन है। इस आंदोलन को दबाना ब्राह्मणों के लिए घातक होगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया था तो विनायक दामोदर सावरकर ने भड़काऊ स्टेटमेंट वाला आर्टिकल लिखा था कि अम्बेडकर की मंशा है बौद्ध राष्ट्रों का भारत पर आक्रमण करवाना, भड़काने वाला मामला था। मगर तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली पर तुम नाजायज कब्जा कर रहे हो, तो बौद्ध राष्ट्र के लोग चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हुए हैं, और ब्राह्मणों का तो ये राष्ट्र है ही नहीं। और ब्राह्मणों ने करुणा करके, चैरिटी करके, भाईचारा फैलाकर ब्राह्मण धर्म का किसी दूसरे देश में जाकर प्रचार किया हो और पूरा का पूरा देश वैदिक धर्म का पालन कर रहा हो, ऐसा तो कहीं दुनिया में दिखाई नहीं देता। बल्कि करुणा, मैत्री, भाईचारा, चैरिटी, ये बुद्धिज्म की देन है जो दुनिया में फैला हुआ है, और बुद्धिज्म से पूरी दुनिया का कल्याण हो रहा है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी को इस आंदोलन से डर है, मगर आने वाली 6 अप्रैल को इस आंदोलन को हर हालत में हम लाखों की संख्या में वो आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी परिस्थिति निर्माण हो जाए। अब बहुजन समाज जान चुका है, 20 तारीख को उन्होंने शांति मार्च को अलाउ नहीं किया, तो ये बात पूरे नागपुर के गांव देहातों में फैल गई है और लोगों ने प्रण किया है कि इसका बदला हम 6 अप्रैल को लेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से इकट्ठा होंगे और हमारे समाज की शक्ति हम दिखाएंगे। आखिरी सवाल, भंते जी की बात हो रही है। भंते जी ने मुझे 10-15 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे चैनल पे कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, हमें याचिका दायर करनी होगी, 100 से ज़्यादा पिटिशन फाइल करने होंगे, तब जाके कुछ आंदोलन में कुछ बल मिलेगा। आपने उनको एक सवाल पूछना चाहिए था, या ये इंटरव्यू होने के बाद उनको सवाल पूछो वकील से जानकारी लेके कि भंते जी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कितने रुपए लगते हैं, कितने लाख रुपए लगते हैं, कितने करोड़ रुपए लगते हैं। तो 100 याचिका दायर करना चाहिए, बात सही है, पैसे कहाँ से लाएंगे, रास्ता तो बताना चाहिए था। क्या आप देने वाले हो? कौन देने वाला है? क्या फडणवीस देने वाला है? क्या गडकरी देने वाला है? जो व्यक्ति गडकरी को उस बोधि वृक्ष के नीचे लाकर सम्मान कर रहा है और कह रहा है कि मैं मोदी जी को मिलने जाऊंगा, मैं किसी को भी मिलने जा सकता हूं, तो मोदी, गडकरी, फडणवीस ही दिखाई देते, बहुजन लोग नहीं दिखाई देते। दूसरी बात, याचिका डालने से कुछ नहीं होगा, तो
पत्रकार होने के नाते आपको थोड़ा और डाटा देता हूँ, जानकारी देता हूँ। मिस्टर वांगड़ी जो दार्जिलिंग के कलिम्पोंग के रहने वाले हैं, नॉर्थ बंगाल के, उन्होंने सन 2012 में याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उनका एक ही डिमांड था कि 5 नॉन बुद्धिस्ट और 4 बुद्धिस्ट, ये नाइंसाफी है, तो 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। मिस्टर वांगड़ी जो बुद्धिस्ट है बाय बर्थ, क्लास 1 अधिकारी, रिटायर्ड। तो सन 2018 में वांगड़ी जी के खिलाफ फैसला आया और जज महाशय ने ये फैसला दिया, ये जुडिशियल मैटर नहीं है, ये लेजिस्लेटर मैटर है, ये विधिमंडल का मैटर है, और विधिमंडल में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, ये कहकर उनकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया। तो ये जानकारी बिक्कू को नहीं है क्या? दी है, मैंने खुद उनको दी है साल भर पहले, तो वो नकार नहीं सकते। तो मूर्ख बनाओ, मगर कोई पवित्र आंदोलन चल रहा है, निस्वार्थ भाव से आंदोलन चल रहा है, जिसमें समाज की भावना लगी हुई है, लोग जी जान लगाकर वहाँ अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आपको अगर लगता है तो आप खोलो ना वो मोर्चा। उसी समय आपको कैसी याद आ रही है? उसके पहले आपने क्यों नहीं किया? या ये थक जाने के बाद आप करो, उनको नाम रख के डिमोरलाइज करके, और उसी समय आप कर रहे हो, तो क्या थर्ड पार्टी आपको इशारा कर रही है? क्या थर्ड पार्टी आपको पैसा दे रही है? बहुत सारे सवाल है। वो हमारे भिक्खू है, तो भिक्खू को हम मर्यादित भाषा में बोल रहे हैं कि आप भिक्षु के वस्त्र की इज्जत रखो। यह आंदोलन ग्लोबल आंदोलन बन गया है, समाज को गुस्सा मत दिलाओ। वो इंटरव्यू देने के बाद लोग गालियां दे रहे हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। और एक मिनट और कुछ पूछो सर से, कुछ है क्वेश्चन? अच्छा सर, और एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है कि 12 मई को बोध गया में एक आंदोलन होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। हमने चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए थे। 28 फरवरी को हमने ज्ञापन आंदोलन दिया, 6 मार्च को धरना आंदोलन किया लगभग 25 राज्यों में, अच्छा, और 12 मार्च को रैली प्रदर्शन किया। ये चरणबद्ध आंदोलन था। उस ज्ञापन में लास्ट में लिखा हुआ था कि ये चरणबद्ध आंदोलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दे रहे हैं, इस पर गौर करें। अगर लोकतांत्रिक ढंग से हमारी जायज़ मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो हम अगला चरण विशाल महारैली बोध गया में आयोजित करेंगे। उस ज्ञापन में है, वो ज्ञापन में आपको देता हूँ। तो अभी आज मैंने उद्घोषणा किया मेरे सोशल मीडिया के चैनल से, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आने वाली 12 तारीख शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की जयंती है, और पूरे दुनिया भर से लोग एक तो लुम्बिनी इकट्ठा होते हैं, और भारत में बोध गया में भी इकट्ठा होते हैं। ये 2 स्थानों पर इकट्ठा होते हैं, वो हमारे लिए पवित्र स्थान है। तो वहाँ पर ऑल इंडिया से लाखों की संख्या में लोगों को कॉल किया गया है, लोगों को बुलाया गया है। आज ग्राउंड भी बुक हो गया है, और उसकी 1-2 दिन में हैंड पर्चा भी फील्ड में आएगा। अब हम लोग 12 मई को महाबोधि महाविहार इकट्ठा हो रहे हैं। लोकतांत्रिक ढंग से लोगों को इकट्ठा होना अधिकार है। जैसे हम चरणबद्ध आंदोलन किए, जैसे हम अनशन कर रहे हैं, मगर वो बेदखल कर रहे हैं, इस आंदोलन की उपेक्षा कर रहे हैं, सरकार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता के बीच में 6 अप्रैल को हम कुछ उद्घोषणा करने वाले हैं, हमारी अगली स्टेप क्या होगी। मगर 12 मई को हम इसीलिए उद्घोषित कर रहे हैं ताकि लोग रिजर्वेशन बनाएं, यूपी बिहार के लोग गाड़ियां बुक करें, ताकि लोगों को सुविधापूर्ण ढंग से लोग आए, और भारी संख्या में 12 मई को चलो बोध गया इसलिए आए। क्यों आए? उस एक्ट में महंत को मालिक घोषित किया गया। अच्छा, बाय बर्थ वो मेंबर होगा, वांशिक रूप से मेंबर होगा। वो स्थान बुद्धिस्ट लोगों का है, मगर महंत को वांशिक रूप से मेंबर घोषित करने का मतलब है तुमने उसको मालिक घोषित किया। नंबर 1 बात, एक काला कानून है, इसको जलाना चाहिए, यानी हमारी सैनिक की सीमा हो गई। नंबर 2,
वो जहां पर रहता है महंत ब्राह्मण, 500 मीटर अंतर पर उसकी कोठी है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ये सिद्ध किया हम लोगों ने, या ये हम सिद्ध करने वाले महाबोधि महाविहार के प्रांगण में बड़ी सभा हम करने वाले बोध गया में, हम उसकी जाहिर उद्घाटन करेंगे विथ एविडेंस के आधार पर कि जहां पर महंत रहता है वो कोठी सम्राट अशोक के पैलेस के ऊपर बनाई गई है। अच्छा, ओके। सम्राट अशोक वहां महीनों महीनों रुकते थे, एक दिन के लिए नहीं आते थे जाते थे और आ जाते थे हमारे लोगों की तरह, वहां महीनों महीनों रुकते थे, वर्षावास के समय में रुकते थे। और वो अंतरराष्ट्रीय प्लेस है, इसीलिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां पर आज महंत ब्राह्मण रहता है, जो मेंबर है एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसकी कोठी ये बुद्धिस्ट मौर्य राजा प्रियदर्शी अशोक का पैलेस है, उसको खाली करने के लिए वहां ऐलान करने वाले हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके कोठी में सैकड़ों बुद्ध की प्रतिमाएं मूर्तियां हैं। क्या एएसआई को दिखाई नहीं देता, पुरातत्व विभाग को दिखाई नहीं देता? तो एएसआई राष्ट्रद्रोही कृत्य कर रहा है और महंत ब्राह्मण के इशारे पर बौद्ध स्थल पर कब्जा करने में एएसआई का भी बराबर हक है। ब्रिटिश जाने के बाद 7th सेंचुरी में ह्यूएनत्सांग आए थे, उन्होंने जो वर्णन किया था उसको आधार बनाकर एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक रिसर्च किताब लिखी है सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा। उसके अंदर उन्होंने और महाबोधि टेम्पल का जो एक्सकवेशन किया 1891 में, उसके रिपोर्ट में कनिंघम महोदय कहते हैं कि 7th सेंचुरी में भिक्खु ह्यूएनत्सांग आए थे और उन्होंने मुख्य टेम्पल में जो बुद्धा की प्रतिमा देखी थी वो प्रतिमा गायब है। और 1878 में उनके जो शिष्य थे बेगलर, उन्होंने उसका रिनोवेशन किया था ब्रिटिश सरकार के कहने पर, तो वो जगह खाली थी। इसीलिए महंत के ही कोठी के पास में दूसरी पड़ी हुई मूर्ति को उठाकर वहां शिफ्ट किया, जो आज दिखाई देती है। तो कनिंघम कहते हैं कि 7th सेंचुरी में जो मूर्ति देखी गई थी उसका मेजरमेंट बड़ा था और आज जो मूर्ति है उसका डिफरेंस छोटा है। तो मूल मूर्ति जो है कनिंघम कहते हैं कि महंत की कोठी के दीवार में छिपाई हुई है, इसलिए महंत की कोठी को उखाड़ना होगा, क्योंकि वो मुख्य मूर्ति उसकी कोठी के अंदर है। एक तो उसको जगह बताना होगा, नहीं तो उस कोठी को गिराना होगा तरीके से, पुरातात्विक ढंग से। और बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां, आपको आश्चर्य लगेगा, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था महंत। अच्छा, ये रिपोर्ट में दर्ज है। जिसका आज महाबोधि पर कब्जा है, वो लोग कितने घोर बुद्ध विरोधी है, कितने प्रियदर्शी सम्राट अशोक के विरोधी लोग हैं। तो इनका बंदोबस्त करना जरूरी है। केवल शिवलिंग बिठाकर कब्जा नहीं हो रहा है, बल्कि वहां लगभग 30 स्तूपास या बुद्ध के मेमोरी में बनाई गई चीजें थी। कहाँ गई वो? पूर्व की तरफ उसका मेन टेम्पल का दरवाजा है। तो ऑल इंडिया में जितने भी मंदिर है जिनके दरवाजे पूर्व की तरफ है, वो बुद्ध विहार है। तो पूर्व की तरफ उसको ध्यान में रखकर आप सोचो, दर्शक भी सोचो। तो ह्यूएनत्सांग कहते हैं कि मैंने उत्तर में, जहाँ मुचलिंद सरोवर है, ह्यूएनत्सांग कहते हैं कि मैंने वहां सम्राट अशोक के द्वारा 100 फीट ऊंचा बनाया हुआ स्तूप देखा था। आज वो स्तूप नहीं है, कहाँ गए? नहीं है तो बनाया जा सकता है। जैसा वर्णन 7th सेंचुरी में किया गया था, वो ऐसा खड़ा किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रही बीटीएमसी? अगर बीटीएमसी हमारी होगी तो 30 के 30 सेंटर ओपन कर दिए जाएंगे। कुछ चंद चीजें आप बचे हुई है। एक नाग राजा मिला था उस नदी के किनारे। अच्छा, तो बुद्ध ने पहला उसको उपदेश किया। बाबा साहब ने यहाँ नागपुर में भाषण किया है ना कि मैंने नाग भूमि क्यों चुना है, क्योंकि बुद्ध के पहले अनुयायी नाग लोग थे। ऐसा बाबा साहब ने नागपुर में कहा है। तो वो वहाँ बोध गया का संबंध है। वो जो पूरा सेंटर था वो नाग लोगों का सेंटर था। नाग लोग राजा लोग थे, शासक लोग थे,
तो नाग मुचरित भी था, नाग वो जिसने दिशा बताई कि आप पीपल वृक्ष की तरफ जाओ, तो उसकी स्मृति में अशोक राजा ने एक स्तूप बनाया था, वो आज कहाँ है? वहाँ 7th सेंचुरी में 600 कमरे का 3 फ्लोर विहार देखा था, जिसको हिरण्यसिंह कहता है महाबोधि संग्राम। वो आज उस जगह पर ब्राह्मणों ने, जो दक्षिण दिशा में था, वो वहां पर जगन्नाथ टेम्पल बनाया हुआ है। तो वो चीजें कौन ओपन करेगा? वो चीजें आर्कियोलॉजी को ओपन करनी चाहिए, जो बातें ऑन रिकॉर्ड है। तो महाबोधि महाविहारी मुक्त नहीं करना है, तो महंत को वहां से भगाना है और उस कोठी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना है, उसका एक्सकवेशन करना है। और जो 30 स्तूपास जो बुद्धा के मेमोरी में बनाए गए हैं, उनके प्लेसेस को कनिंघम ने ढूंढ लिया है, बस उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। इसलिए 12 मई को बहुत सारी बातों का घोषणा करेंगे, आर पार की लड़ाई हो जाए तो हमें मान्य है। ये देश हमारा है, ये देश बुद्धा अशोका का है, और बुद्धा अशोका को मिटाने के लिए तुम जोर जबरदस्ती कर रहे हो। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ पंडे लोग अभी हजारों की संख्या में आ गए, तो आरएसएस के लोग उसको घेर रहे हैं। इसलिए हम नागपुर में 6 अप्रैल को कार्यक्रम बेवजह नहीं लगाया। हमारे आंदोलन को डराने के लिए श्री श्री रविशंकर को भेज रहे हो, वो जो पागल बाबा है उसको भेज रहे हो, ये जो दूसरा पागल आनंद स्वरूप है उसको तुम सोशल मीडिया में लगा रहे हो, सत्संग लगा रहे हो। तो नागपुर वासियों को, यहाँ के नाग लोगों को संदेश देने के लिए 6 अप्रैल यहाँ पर है, और 12 मई ये वार्निंग होगी। आज भी वार्निंग दे रहे कि 11 मई के पहले फैसला करो। नीतीश बाबू, कल उनका वीडियो पागलपन जैसा लगा, नेशनल एंथम के समय में वो हरकत करते हुए नजर आए, शायद परेशान होंगे, और हरकत करोगे तो दिमाग खराब हो सकता है। और 12 तारीख को 20-25 लाख भी लोग आ सकते हैं। ये गुस्सा है, और 6 अप्रैल को हम ऐतिहासिक घोषणा करेंगे। ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अनागरिक धर्मपाल को सर से खून बहना पड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर को जान गंवानी पड़ी, बौद्ध धर्म अपनाने के कारण उनकी हत्या हुई, ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके कॉन्स्पिरेसी से मृत्यु करवाया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ महीना जिंदा रहते, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जौनपुर, वाराणसी से लगा हुआ जौनपुर जिले में 31 दिसंबर को धर्मांतर करने वाले थे, मुंबई में 16 दिसंबर को करने वाले थे, उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लोगों का अगर धर्मांतर कुछ महीनों जिंदा रहते और कर लेते, तो क्या आज ये आंदोलन हमें लड़ने की जरूरत पड़ती? आज तो वहां हमारा पासवान, हमारा चमार, हमारा भंगी, हमारे कुशवाहा लोग, सारे कुर्मी लोग, सारे के सारे बुद्धिस्ट होते। तो ये आंदोलन बड़ी चिंगारी पैदा कर चुका है। अगर नहीं करेंगे तो 6 अप्रैल को हम वार्निंग देने वाले हैं, और 6 अप्रैल को हम उनको आईना दिखाने वाले हैं। क्या होने वाला है आपका आश्रय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विलास खराज जी। अगर आप भी चाहते हैं कि महाबोधि ब्राह्मणों से मुक्त हो, तो आप अगर 5 तारीख को मुंबई में हो तो कल्याण जाइए, 6 तारीख को नागपुर में हो तो बैजनबाग जाइए, या फिर आप 12 मई को आप बोध गया जाकर इस आंदोलन को बल दीजिए। लेकिन घर में बैठे मत रहिए। जितने भी लोग महाबोधि से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि इस आंदोलन को सोशल मीडिया के द्वारा भी बल मिले, क्योंकि नेशनल मीडिया इसको दबाने में लगी है, सरकार इसको दबाने में लगी है। तो दोस्तों, आई होप आपको आपकी आंखें खुली हो सर से बात करके, और आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।